हमारी पृथ्वी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या है? अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना, खाली स्थानों को भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान। तो यहाँ हो जाएगा मैदान, है ना। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मैदान, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है ना, हिमालय और अल्प्स खालिस्तान पर्वतों के उदाहरण है। तो यहाँ कहलाएगा वलित पर्वत। क्या कहलाएगा? वलित पर्वत। तीसरा क्वेश्चन है, खनिज की प्रचुरता खाली स्थान क्षेत्रों में होती है। तो खनिज की प्रचुरता किन क्षेत्रों में होती है? पठारी क्षेत्रों में होती है। किन क्षेत्रों में? पठारी क्षेत्रों में। चौथा प्रश्न है ना, ज्वालामुखी पर्वत प्रायः खाली स्थान के आकार के होते हैं। तो किस आकार के होते हैं? शंकु आकार के होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शंकु आकार के। पांचवा प्रश्न है, गंगा का मैदान खाली स्थान का उदाहरण है। तो गंगा का मैदान किसका उदाहरण है? निक्षेपात्मक का उदाहरण है। किसका उदाहरण? निक्षेपात्मक का। ठीक है, अब आगे प्रश्न है, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाना है और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, हिमालय भ्रंशोत्त पर्वत है, सही या गलत? तो देखिए, हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय और अल्प्स वलित पर्वत का उदाहरण है, तो भ्रंशोत्त पर्वत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? ये गलत। चट्टानों की काट छाट की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। तो इसका जवाब होगा नहीं, गलत है। देखिए, चट्टानों की काट छाट की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन। निक्षेपण उसको बोलते हैं कि जो नदियों से मिट्टी बहकर आती है और गड्ढों में जाके ढक जाती है, भर जाती है, उसको निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जमा कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। बताइए सही कि गलत? तो सही है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, अब आगे है, पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। सही कि गलत? नहीं, गलत है ना। क्या है? गलत है। पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता नहीं होती है। खनिज की प्रचुरता पठारी क्षेत्रों में होती है। ठीक है, पांचवा है, मैदानी क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास सुगमता पूर्वक होता है। एकदम सही है। हाँ, मैदानी क्षेत्रों में परिवहन आने जाने का जो साधन होता है, रास्ता होता है, वह सुगम होता है क्योंकि समतल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य में देना है। हम यहाँ पर उत्तर बना के रखे हैं आपके सुविधा के लिए। बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। पहला प्रश्न है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? है ना, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो आपको बता दे, प्रमुख स्थल रूप 3 प्रकार के हैं। है ना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप 3 प्रकार के हैं। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान सारा किताब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, तीसरा का दूसरा, अपरदन कार्य के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? अपरदन कार्य के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो 3 चरण हैं। पहला अपरदन, दूसरा परिवहन और तीसरा निक्षेपण। ठीक है, अपरदन कार्य के 3 चरण है ना, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अब तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? विश्व के सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला। क्या लिखेंगे? हिमालय पर्वतमाला। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। अब आगे है क्वेश्चन, दर्रा किसे कहते हैं? तो दर्रा किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, वह मार्ग जिससे किसी पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सकता है, उसे दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, उसे दर्रा कहते हैं। देखिए मान लीजिए पर्वत है, ये पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, तो इस क्षेत्र से हम इस पार से उस पर जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं दर्रा। ठीक है,
झारखंड के दो प्रमुख जलप्रपातों के नाम लिखिए। दो प्रमुख जलप्रपातों को नाम लिखना है। तो आपको बता दें, झारखंड में कई जलप्रपात हैं, जैसे कुंडू जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, दसम फॉल, है ना। तो कई जलप्रपात हैं। पंचघाघ जलप्रपात, तो इसमें से दो ही लिखना है, तो हम लिख दिए हैं, पहला में कुंडू जलप्रपात और दूसरा में बूढ़ा घाघ जलप्रपात। अब आगे प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला है, पर्वत और पठार में क्या अंतर है। आपको बताना है पर्वत और पठार में क्या अंतर है। तो आपको बता दें, पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं। तो यदि आप इसका आंसर देखना चाहेंगे पर्वत किसे कहते हैं, तो पेज नंबर 44 में जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। पठार किसे कहते हैं, तो पेज नंबर 47 में जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी हम आंसर आपके लिए तैयार करके रखे हैं, है ना। देखिए, पर्वत किसे कहते हैं, मतलब पर्वत और पठार में क्या अंतर है। देखिए, पहले पर्वत को बता रहे हैं, उसके बाद पठार को बताएंगे। पर्वत का आधार चौड़ा होता है। पर्वत का आधार क्या होता है? चौड़ा होता है। तथा शिखर, शिखर मतलब चोटी, सामान्यतः नुकीला होता है। कोई भी पहाड़ देखेंगे तो कोई भी पहाड़ ऐसे आपको नजर आएगा। मतलब ये जो आधार हुआ ना, ये आधार क्या है? चौड़ा है। और जो ऊपर जो एरिया है, सबसे ऊपर शिखर, वो नुकीला होता है। ठीक है। पर्वत की ढाल साधारणतया तीव्र होती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आप ढाल देखेंगे तो एकदम तीव्र है, एकदम, है ना, एकदम क्या है? तीव्र। मान लीजिए एक यहाँ पत्थर है, पत्थर वो गिरेगा तो एकदम बहुत तेजी गति से नीचे आएगा। ठीक है। अब देखिए पठार। पठार धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप है जो आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है। पठार क्या है कि आसपास के स्थल से, मतलब जो एरिया है उस एरिया से थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, है ना, ऊंचा रहेगा। जो एरिया, मान लीजिए ये एरिया है, तो इस एरिया से, आसपास के एरिया से ये क्या रहेगा? ऊंचा रहेगा। कौन? पठार। जो आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है। इसका शीर्ष भाग चौड़ा होता है। इसका शीर्ष भाग क्या होता है? चौड़ा। देखिए ये चौड़ा, इसके अपेक्षा देखेंगे तो ये चौड़ा है ना। शीर्ष भाग क्या है? चौड़ा है। ठीक है। और सपाट होता है। क्या होता है? सपाट, मतलब उतना नुकीला नहीं होता है ना, एकदम सपाट होता है। आइए अब आगे प्रश्न है ना, नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण लिखिए। है ना, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण लिखिए। ठीक है। चलिए, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बता दें। देखिए, पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। पहला है वलित पर्वत। पहला है वलित पर्वत। यहाँ देखिए उदाहरण भी लिखना है ना। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण लिखना है। चलिए देखिए, तो पहला है वलित पर्वत। तो वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय, आल्प्स, रॉकी, है ना, हिमालय, आल्प्स, रॉकी। ठीक है। क्या है? भ्रंशोत पर्वत। तो इसका उदाहरण है सतपुड़ा, सतपुड़ा, है ना। अब देखिए तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। किलिमंजारो, फ्यूजियामा, ये उदाहरण है, ये पर्वत का उदाहरण है। और ये पर्वत किस टाइप का है, इसका नाम हुआ। अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत, है ना। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली पर्वत। यदि इसका हम बुक में आंसर ढूंढना चाहेंगे तो पेज नंबर 45, 46, 47 में मिल जाएगा आसानी से। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है भ्रंशोत पर्वत का निर्माण कैसे होता है ना। ये क्वेश्चन हुआ, तो इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। देखिए आंसर लिखेंगे इस तरह से, जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, है ना, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाता है, तो इसे भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। तो भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश का सतपुड़ा पर्वत, ये एग्जाम्पल हुआ, है ना, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। ये भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण हुआ। हाँ। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक क्यों होती है। मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है, क्यों? आपको बता दे कि जनसंख्या वहीं अधिक होगी जहां पर सुविधा होगी, है ना। मानव का विकास वहां होता है जहां पर उसकी सुविधाएं मिलती है। आदमी कहाँ बसता है ना, वहां निवास करता है जहां पर
उन्हें तरह तरह की सुविधाएं होती है। सुविधा में क्या होना चाहिए? कपड़ा, रोटी, मकान, है ना। चलिए, तो उत्तर लिखेंगे मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है क्योंकि मैदानी भाग बहुत उपजाऊ होते हैं। मैदानी भाग जो है ना बहुत उपजाऊ होते हैं, ठीक है। इस कारण यह कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। यहाँ सालों भर जल की प्रचुरता रहती है, मतलब मैदानी भागों में पानी की कमी नहीं होती है ना। चाहे वह सिंचाई का सुविधा हो, चाहे पानी पीने की सुविधा हो, हमेशा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है। मैदानी भागों में परिवहन के साधनों को विकसित करना काफी आसान होता है। माने चढ़ाई नहीं रहेगा, पहाड़ नहीं रहेगा, तो परिवहन मतलब रास्ता बनाने में सुविधाएं होती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न देखिए, अंतर बताएं। मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ देखिए किसी तरह से लग रहा है कि अंतर होगा। अंतर मतलब क्या होता है? दो होना चाहिए, दो पॉइंट होना चाहिए, उसके बीच अंतर होना चाहिए। और यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन और यहाँ देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है। कारण बताएं, देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन वहां पर भी है ना। तो अंतर बताएं मतलब क्वेश्चन प्रिंट होने में मिस्टेक हो गया है। चलिए इसका आंसर देते हैं। कारण बताएं, मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। जैसे यहाँ पर मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक होती है, तो मिलता जुलता आंसर यहाँ भी हो जाएगा, मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, ठीक है। मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? कारण बताना है क्यों उपजाऊ होते हैं, तो कारण आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। यदि इसका आंसर आप ढूंढना चाहेंगे तो 5 में मिल जाएगा, पेज नंबर। मैदानों का निर्माण, मैदानों का निर्माण पहाड़ी भागों में अपरदित पदार्थों को नदियां अपने साथ आगे की ओर ले जाती है तथा इसे निचले जगहों पर निक्षेपित मतलब क्या होता है? जमा कर देती है। समझिए, नदी है तो नदी जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारा चीज लेके चलती है, जैसे मिट्टी है ना, घास और पत्ता, बहुत सारा सड़ा गला चीज मिट्टी है ना ले जा रही। माने यहाँ गड्ढा है तो यहाँ पर नदी आके जो मिट्टी है सो भर देती है, फिर आगे बढ़ी नदी, फिर गड्ढा मिला तो यहाँ पर भी भर देती है। इससे क्या होता है? निक्षेपित हो जाता है, जमा हो जाता है। अब देखिए नदी अपने साथ क्या ला रही है? नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी ला रही है। तो इन इलाकों में क्या हो जाता है? जब बाढ़ खत्म हो जाती है, नदी सूख जाती है, तो ये उपजाऊ एरिया बन जाती है ना। इस कारण मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, देख लिए। और इसका आंसर आप ढूंढना चाहेंगे तो पेज नंबर 49 में मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है। जहां जहां पठार है वहां खनिज बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा जी हाँ, पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है ना। पठारों का निर्माण कई जैव तथा अजैव तत्वों के दबने से हुआ है। पठार का निर्माण कैसे होता है? जैव तथा अजैव तत्वों के दबने से होता है। लाखों वर्षों के बाद पृथ्वी की आंतरिक क्रिया के बाद यह खनिजों में बदल जाता है। ये जो दब गया ना, तो लाखों सालों के बाद यह खनिजों में बदल जाता है। तो जहां जहां से पठार गुजरा है वहां पर खनिज की मात्रा अधिक होती है ना। पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना। पर्वत, पठार और मैदान की उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए। लंबा लिखना है। पर्वत, पठार और मैदान की उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए। चलिए आपके सामने हम करते हैं। इसका आंसर आप देखना चाहेंगे तो पेज नंबर 47 है ना, जिसमें पर्वत के उपयोग के बारे में दिया हुआ है, लाभ के बारे में दिया हुआ है। पेज नंबर 48 इसमें पठार के उपयोगिता के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 49 जिसमें मैदानों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 47 चलते हैं। चलिए आइए, पेज नंबर 47 पहुंच गए। पर्वतों से लाभ है ना, क्या पर्वतों की उपयोगिता क्या है? तो देखिए पर्वतों से क्या क्या लाभ है। पर्वत जो होते हैं जल का संग्रहागार होते हैं, है ना। वह पर्वतों में हिमानियां होती है,
पर्वतीय जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिनसे हमें ईंधन मतलब जलावन, चारा, आश्रय, गोंद तथा अन्य कई उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, ये सब खेल है। ठीक है, पर्वत जलवाष्प से लदे बादलों को रोककर वर्षा कराने में सहयोग करते हैं, तो ये लिख देंगे, है ना। अब आते हैं पठार के उपयोगिता। चलिए पेज नंबर, ये है पेज नंबर 48, है ना। देखिए पठार की उपयोगिता। पठार का क्या उपयोगिता है? जिधर जिधर से पठार गुजरा है, मतलब पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है। जैसे देखेंगे छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सब भरा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा पठारी क्षेत्रों में अनेक जलप्रपात होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है, तो जो जलप्रपात होते हैं वे मनोरम पर्यटन स्थल होते हैं, लोग देखने जाते हैं, है ना, जिससे वहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन के लिए पैसा आता है ना। इस तरह से फायदा ही फायदा है। मैदानों की उपयोगिता क्या है? मैदान काफी उपजाऊ होते हैं। ठीक है, इस कारण ये कृषि के लिए काफी उपयुक्त है। समतल भूभाग होने के कारण मैदानी भागों में परिवहन के साधनों को विकसित करना काफी आसान होता है। लगभग सभी बड़े शहर मैदानों में बसे हुए हैं। मैदानी इलाकों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो यही तो आंसर है। चलिए इस तरह से आंसर लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के असल रूपों के निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। देखिए पृथ्वी के 3 असल रूप है ना, तीनों के बारे में आपको लिखना है, तो थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो इसका आंसर आप किताब में देखिए, है ना, आपको बता रहे हैं, है ना। आइए पृथ्वी के असल रूप देखिए, यहाँ मिल रहा है पृथ्वी के असल रूपों को 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पर्वत, पठार, मैदान। तो ये पर्वत हुआ, तो पर्वत के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, है ना। पर्वत किसको कहते हैं? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, जो समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक ऊंचा होता है। ठीक है, पर्वत जो होता है वह उसका आधार क्या होता है? चौड़ा होता है, और शिखर नुकीला होता है। ठीक है, यह बहुत तीव्र होता है। तो पर्वत के बारे में लिखेंगे कुछ, है ना। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वह मार्ग जिससे पर्वत श्रृंखला को पार किया जाता है उसको दर्रा कहते हैं। तो कुछ पर्वत से लिखेंगे, है ना, उसके बाद कुछ पठार से लिखेंगे। ठीक है, देखिए पर्वत का भाग यहाँ है, पर्वत का रूप है, प्रकार है, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो इससे भी कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद पठार में आएंगे, देख रहे हैं ये पठार है, तो पठार के बारे में कुछ लिख दीजिए, पठार के उपयोगिता के बारे में कुछ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैदान, तो मैदान के बारे में लिख दीजिए। देखिए यहाँ मैदान है, मैदान के बारे में कुछ लिख दीजिए, और मैदान का उपयोगिता के बारे में कुछ लिख दीजिए। इस तरह से लॉन्ग प्रश्न में ऐसा लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है, विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित संकेतों के माध्यम से दर्शाएं। है ना, विश्व का मानचित्र लीजिए और वहां पर आपको दर्शाना है पर्वतमाला कौन सा, हिमालय पर्वतमाला कहाँ है, अल्पास पर्वत कहाँ है, किलिमंजारो कहाँ है, दक्कन का पठार कहाँ है। चलिए आपको आंसर हम बता रहे हैं, देख लीजिए। ये विश्व का मानचित्र है। ये किसका मानचित्र है? विश्व का मानचित्र। तो इस तरह से मानचित्र आपको लेना है ना, इस तरह से मानचित्र आपको लेना है, और इस मानचित्र में आपको दिखाना है हिमालय पर्वतमाला। अब बताइए हिमालय पर्वतमाला कहाँ है? तो एशिया महादेश में है, एशिया महाद्वीप में है। एशिया महादेश में दिखा देंगे हिमालय पर्वतमाला, तो यहाँ लिख देंगे नंबर 1, है ना, क्योंकि नंबर 1 में हम क्या लिख रहे हैं? हिमालय पर्वतमाला। अल्पास पर्वत दूसरा में क्या है? अल्पास पर्वत। तो आपको ये जानना होगा कि अल्पास पर्वत कहाँ है, किस महाद्वीप में है? तो यह है यूरोप महाद्वीप में। अल्पास पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? यूरोप में। तो यूरोप यहाँ है, तो यहाँ लिख दीजिए
कहीं पर जैसे ये 1 नंबर यहाँ लिखते हैं तो ये 2 नंबर लिख दीजिए। 2 नंबर मतलब हुआ अल्पास पर्वत, आने तो लिख सकते हैं अल्पास पर्वत इंडिकेट करके, ठीक है। अब आगे है किलिमंजारो, है ना। किलिमंजारो कहाँ है, तो यह है अफ्रीका में, तो अफ्रीका महाद्वीप ये है, तो यहाँ पर दर्शा दीजिए अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। उसी तरह से आगे देखेंगे दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार कहाँ है, इंडिया में है, भारत में। तो भारत देखिए भारत का नक्शा हुआ यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए कहीं पर, है ना। उसके अलावे देखिए रॉकी, तो रॉकी कहाँ पड़ता है, तो रॉकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो यहाँ पर कहीं दर्शा दीजिए, ठीक है। आगे है एंडीज, तो एंडीज कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका में। इस तरह से हम विश्व के मानचित्र में इन पर्वतों को दिखा सकते हैं। अब आगे प्रश्न देखते हैं। चार्ट पेपर पर पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों का प्रदर्शन करते हुए रंगों से करें। चार्ट पेपर लीजिए, वहां पर पृथ्वी मतलब पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों को दर्शाइए, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से हम सभी प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व किए, है ना, एकदम शॉर्ट में और बहुत सुंदर तरीका से हम बताने का काम किए। आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।